नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है आपको जो ये मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास देखने को मिल रहा है, ये हमारे एफएसओ और एपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन जो ये दूसरा हमारा टॉपिक है, कृषि अनुसंधान संस्थान आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है, जो मतलब आर्थिक हम जो पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली जो पढ़ रहे हैं, वो हम आर्थिक सर्वेक्षण का ही डेटा पढ़ रहे हैं, जहाँ से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जा रहे हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान हमारे कृषि वाले टॉपिक से छूट गया था, और इसकी और क्या और एक देखा जाए तो रैंक्स कि कौन सा जिला वो किस में टॉप है, थोड़ा बहुत तो लिखवा दिया था मैंने, लेकिन थोड़ा सा हम एकदम परफेक्टली जो पढ़ेंगे वो इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारी इस क्लास में हम ये 2 टॉपिक को पूरा समाप्त कर देंगे। जैसे अब देखें तो कृषि वाला टॉपिक हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा और ग्रामीण विकास का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम केंद्र भी बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण से जो डेटा लिया गया है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है भैया? एफएसओ की यूनिट 3 पार्ट बी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम है, और प्रीलिम्स की यूनिट 6 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, स्टार्ट अगर हम करें यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो हमने बोला कि हम रैंक्स पढ़ेंगे। कौन सा जिला टॉप पे है, उत्पादन में टॉप पे कौन सा जिला है, क्षेत्रफल में कौन सा जिला टॉप पे है, उत्पादकता में कौन सा जिला टॉप पे है। ठीक है, तो हम देखें धान पहले। तो धान में हम पढ़ते हैं कि हमारा धान में रीवा जिला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कौन सा? धान में रीवा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, धान में कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है? रीवा। क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो बालाघाट। क्षेत्रफल कहाँ पे है सबसे ज़्यादा धान का? तो बालाघाट। उत्पादकता सीहोर में। मतलब आप देख सकते हो कि भैया 4460 किलो, मतलब एक हिसाब से 4460 केजी पर हेक्टेयर में ये उत्पादकता है। मतलब 4460 किलो एक हेक्टेयर में इसकी उत्पादकता है सीहोर की। उत्पादन रीवा में टॉप पे है और क्षेत्रफल में बालाघाट टॉप पे है। ठीक है, तो धान में कौन है भैया? बालाघाट क्षेत्रफल में, रीवा उत्पादन में, और उत्पादकता में सीहोर। ठीक है, 3 चीज़ हमें याद रखना है इसमें। दूसरा देखोगे आप ज्वार में आप क्षेत्रफल में देखोगे तो ग्वालियर क्षेत्रफल में टॉप पे है, उत्पादन में भी ग्वालियर है, लेकिन उत्पादकता में बुरहानपुर है। तो आप थोड़ा सा ये उत्पादकता जरूर याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब रिसेंटली पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो हमको ये थोड़ा सा याद जरूर रखना है। ज्वार में देखोगे तो ग्वालियर क्षेत्रफल में, उत्पादन में भी ग्वालियर, और उत्पादकता में बुरहानपुर। बाजरा में आप देखोगे तो बाजरा में क्षेत्रफल में मुरैना, उत्पादन में मुरैना, और तीनों में मुरैना है। बाजरा में तीनों में मुरैना है, उत्पादकता, क्षेत्रफल और उत्पादन तीनों में मुरैना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे मक्का। मक्का में आप देखोगे तो क्षेत्रफल और उत्पादन में, जो मीट्रिक टन में उत्पादन है, इसमें दोनों में छिंदवाड़ा है। लेकिन आप उत्पादकता में देखोगे तो यहाँ पे हरदा देखने को मिल रहा है। ठीक है, उत्पादकता में हरदा, बाकी क्षेत्रफल और उत्पादन में छिंदवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भैया कोदो कुटकी आप देखोगे अगर, तो कोदो कुटकी क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों में मंडला है, लेकिन उत्पादकता में सतना है। तो आपको इस टाइप से डेटा याद ही रखना पड़ेगा भैया। एक मैप बनाना, बेहतरीन मैप बनाओगे, मैप में जहाँ जैसे कोदो कुटकी है तो कोदो कुटकी वहाँ क्षेत्र में बता दोगे आप कि मंडला में क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में सतना। ठीक है, 3 प्रकार का मैप बनाना, क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता, 3 मैप में आप कंप्लीट कर लोगे इसको। नेक्स्ट आप देखोगे भैया कुल अनाज जो हम खाते हैं, कुल अनाज, दलहन तिलहन नहीं, अनाज सिर्फ। कुल अनाज में छिंदवाड़ा दोनों में है टॉप पे, उत्पादन और क्षेत्रफल में, और उत्पादकता में सीहोर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे तुअर, जो हम अरहर तुअर की दाल देखते हैं ना, उसमें आप देखोगे तो भैया क्षेत्रफल में सिंगरौली टॉप पे है, जो हम उत्पादन करते हैं उसमें छिंदवाड़ा टॉप पे है, और जो हम उत्पादकता है उसमें हरदा टॉप पे है। मतलब तीनों डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और हरदा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे उड़द, जो उड़द की दाल होती है उड़द, इसमें क्षेत्रफल में सागर टॉप पे है, उत्पादन में छतरपुर टॉप पे है, और बड़वानी इसकी उत्पादकता में टॉप पे है। तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना है। मूंग की दाल देखते हैं तो मूंग में आप देखोगे तो भैया क्षेत्रफल में छतरपुर, उत्पादन में दमोह, और उत्पादकता में कटनी। ठीक है, आप देखोगे अब यहाँ पे जो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना भैया, कुल दलहन, जो कुल अनाज पढ़ा हमने, अब यहाँ पे कुल दलहन में क्षेत्रफल में जो है वो सागर टॉप पे है, छतरपुर उत्पादन में टॉप पे है, और छिंदवाड़ा उत्पादकता में टॉप पे है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है कि भैया सागर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, छतरपुर में भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा उत्पादकता है कुल दलहन की। दलहन मतलब दालें। कुल खाद्यान्न आप देखोगे, कुल खाद्यान्न में छिंदवाड़ा टॉप, मतलब दोनों में छिंदवाड़ा है,
उत्पादन और क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा है। और नर्मदापुरम में, होशंगाबाद जो पुराना नाम है, नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा उत्पादकता कुल खाद्यान्न की देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखोगे भैया, नेक्स्ट आपको मिलेगा मूंगफली। क्या मिलेगा? मूंगफली। तो मूंगफली शिवपुरी, क्षेत्रफल और उत्पादन में और उत्पादकता में दतिया। उत्पादकता में दतिया, क्षेत्रफल और उत्पादन में शिवपुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप राम तिल। तिल मतलब तिल, राम तिल मतलब तिल। ठीक है, तिल दो प्रकार का, मतलब एक राम तिल भी होता है, एक तिल होता है। तो राम तिल में डिंडोरी क्षेत्रफल में टॉप पे है, उत्पादन में भी डिंडोरी देखने को मिल रही है, और उत्पादकता में मंडला देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल रहा है तिल। क्या मिल रहा है? तिल। क्या मिल रहा है? तिल। तो राम तिल और तिल अलग अलग है। तिल में छतरपुर टॉप पे है। ठीक है, तिली जिसको हम बोलते हैं, तिली तिल छतरपुर टॉप पे है, उत्पादन में भी छतरपुर टॉप पे है, लेकिन उत्पादकता में नर्मदापुरम टॉप पे है। ठीक है, डन। अब आते हैं सोयाबीन। कहाँ आते हैं? सोयाबीन। सोयाबीन जो है भैया, क्षेत्रफल और उत्पादन में उज्जैन टॉप पे है, उत्पादकता में धार टॉप पे है। तो आप थोड़ा सा इनको जो मेन फसलें हैं ना, जैसे कुल खाद्यान्न हो गई, कुल दलहन हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखना। सोयाबीन हो गया कि भैया इनमें उज्जैन तो टॉप पे है क्षेत्रफल और उत्पादन में, लेकिन उत्पादकता में धार टॉप पे है। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। ठीक है, आप देखोगे नेक्स्ट अरंडी। अरंडी आप देखोगे तो बड़वानी इसमें क्षेत्रफल में टॉप पे है, बड़वानी इसमें है, मतलब तीनों में बड़वानी टॉप पे है, तीनों में बड़वानी टॉप पे है। ठीक है, कुल तिलहन। कुल तिलहन में भैया देख लो, उज्जैन तिलहन में उज्जैन उत्पादन और क्षेत्रफल, और दतिया उत्पादकता में टॉप पे है। ठीक है, आप देखोगे कपास। देखोगे कपास खरगोन बड़वानी। तो खरगोन में क्षेत्रफल ज़्यादा है, खरगोन में उत्पादन ज़्यादा है, बड़वानी में उत्पादकता ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है भैया, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है गेहूँ। क्या मिल रहा है? गेहूँ। क्या मिल रहा है भैया? गेहूँ। गेहूँ में आप देखोगे तो उज्जैन में क्षेत्र तो अधिक है, उज्जैन में क्षेत्र अधिक है। धार में भैया इसका क्षेत्रफल उज्जैन में है, उत्पादन धार में है, और भैया हरदा में उत्पादकता है। मतलब तीनों डिफरेंट, उज्जैन धार हरदा, UDH, उज्जैन धार हरदा। जौ में देखोगे भैया, जौ में छतरपुर दोनों में टॉप है, उत्पादन और क्षेत्रफल में छतरपुर टॉप पे है, और मंदसौर उत्पादकता में टॉप पे है। ठीक है, कुल अनाज में देखोगे रबी में तो धार टॉप पे है, यहाँ पे धार यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हरदा है। मतलब क्षेत्रफल और उत्पादन में धार है, हरदा इसमें उत्पादकता में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे भैया, तो भैया चना में रायसेन टॉप पे है, यहाँ पे हरदा। मतलब क्षेत्रफल और उत्पादन में रायसेन है, उत्पादकता में हरदा है। ठीक है, मसूर में आप देखोगे तो भैया सागर, विदिशा, जबलपुर। सागर क्षेत्रफल में, उत्पादन में विदिशा, उत्पादकता में जबलपुर। ठीक है, मटर आप देखोगे भैया, मटर में देखो आप तो मटर में छतरपुर सबसे ज़्यादा भैया उत्पादन, ये क्षेत्रफल है, छतरपुर में ही उत्पादकता है, लेकिन छतरपुर में उत्पादन है, उत्पादकता जबलपुर में है। छतरपुर जबलपुर मटर में। राई सरसों में देखोगे तो तीनों में भिंड है। तो राई सरसों में आपको सिर्फ याद रखना है भिंड, तीनों में कोई भी आए तो भिंड आप लगा दोगे, बेहतरीन। अलसी देखोगे, अलसी में भैया क्षेत्रफल और उत्पादन में मंदसौर है, लेकिन उत्पादकता में विदिशा है। गन्ना में आप भैया उत्पादन और क्षेत्रफल में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा इसमें उत्पादकता में। ठीक है, धान जायद जबलपुर याद रख लेना, उत्पादन जबलपुर में ज़्यादा होता है। कुल खरीफ रबी और जायद, मतलब कुल खरीफ रबी और जायद तीनों फसलों में सागर क्षेत्रफल में टॉप पे है, छिंदवाड़ा उत्पादन में टॉप पे है, और छिंदवाड़ा उत्पादकता में टॉप पे है। तो भैया ये जो हमने डेटा लिया है वो हमने भैया कृषि कल्याण मंत्रालय का जो डेटा है वहाँ से हमने इसको लिया है। तो आप थोड़ा सा इसको रीड करके रखना भैया, बेहतरीन। यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसकी रैंक अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की रैंक इसमें देखेंगे तो हम जब भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे, ज्योग्राफी में, जहाँ पे कृषि वाला टॉपिक है। ठीक है, अब देखोगे भैया कृषि संबंधित कुछ अनुसंधान संस्थान है मध्य प्रदेश में, कृषि संबंधित अनुसंधान संस्थान है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो केंद्र है वो इंदौर में है। भारतीय सोयाबीन याद रखना, भारतीय सोयाबीन कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, नौगांव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, तो नौगांव याद रखना, छतरपुर में आता है, तो ये डायरेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महासीर मत्स्य संरक्षण केंद्र, जो महासीर मछली है उसका संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, वो बुहानी नरसिंहपुर में बनेगा। गन्ना का कहाँ पे? गन्ना की फसल भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नरसिंहपुर में होती है, तो कहाँ पे बनेगा? नरसिंहपुर में। गेहूँ भैया, गेहूँ याद रखना, पाथरखेड़ा होशंगाबाद, जो नरसिंहपुर, अब नर्मदापुरम कहने लगे हम, गेहूँ कहाँ पे है? पाथरखेड़ा नर्मदापुरम में।
राष्ट्रीय राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। अगर ये राज्य पूछेगा तो भैया वो उज्जैन में है। हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना ये देखने को मिल रहा है, वो उज्जैन में है। ठीक है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपको जबलपुर में, तो आपको याद रखना कृषि से रिलेटेड अगर कोई विद्यालय महाविद्यालय पूछता है तो आपको जबलपुर लगा के आना है। उद्यानिकी महाविद्यालय भैया जो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं वो मंदसौर में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है, हम जो पढ़ चुके हैं। ठीक है। सेलरिच खाद्य इकाई, सेलरिच एवं जैविक खाद्य इकाई प्रदेश का पहला है, वो भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। मवेशियों का चारा बनाने का कारखाना संयंत्र बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं धार। तो मवेशियों का बोलेगा चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है? तो धार में है। चावल या धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। चावल या धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। कपास भैया, कपास भी आपको देखने को मिलेगा खरगोन में। कपास कहाँ भैया? खरगोन में। कपास कहाँ? खरगोन में। कपास कहाँ? खरगोन में। ठीक है। आप देखोगे कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में है। प्रथम जैविक कपास, जैविक कपास आपसे पूछे भैया तो जैविक कपास कहाँ जाओगे? भोपाल में। कहाँ जाओगे? भोपाल में। ठीक है। अंगूर आप देखोगे तो अंगूर रतलाम में होता है, तो अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? रतलाम में है। आलू भैया, आलू कहाँ है? ग्वालियर में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप मूंगफली अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में है। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो अमलाहा सीहोर में है। कहाँ है? अमलाहा सीहोर में। ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ है भैया? पाथरखेड़ा नर्मदापुरम। कहाँ है? पाथरखेड़ा नर्मदापुरम। ज्वार अनुसंधान केंद्र भी आपको खरगोन में देखने को मिलेगा। अरहर मतलब तुअर, तुअर कहाँ है? शेरपुर सीहोर में। सीहोर में कहाँ? शेरपुर के सीहोर में है अरहर अनुसंधान केंद्र। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र जो प्रस्तावित है, मतलब मक्का और गेहूं का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खमरिया जबलपुर में। फूल अनुसंधान केंद्र सीहोर में है। विजयाचार्य सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। ठीक है। तो ये हमें थोड़े से याद रखना है। ठीक है। ये हमें थोड़े से याद रखना है, बहुत अच्छे से इनको याद ही रखना है भैया, थोड़ा सा याद रखना, याद ही रखना है। इसमें भी आप क्या करोगे, मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। आप बनाना बढ़िया छोटा सा मैप, ऐसे मैप बनाना, जिलों के नाम लिखना। जैसे मान लो जब ग्वालियर है तो ग्वालियर में भैया हमने क्या पढ़ा? विजयाराजे सिंधिया। ग्वालियर क्या पढ़ा? विजयाराजे सिंधिया। तो ऐसे बना लेना। हमने जबलपुर में क्या पढ़ा भैया? तो अभी जो रिसेंटली खमरिया में बन रहा है। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ी भैया? कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय पढ़े। तो ऐसे हमें लिख लेना है। पाथरखेड़ा में क्या पढ़ा? तो ऐसे जिले के नाम कर करके हमें मैप में बता देना है कि भैया ये हमारे यहाँ पे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। अब हम आज के दूसरे टॉपिक जो हमारे, देखो आप यहाँ सिलेबस में बता दे रहा हूँ मैं आपको। आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, देखो हम ये पढ़ चुके हैं, पूरा पहला टॉपिक पूरा खत्म हो गया हमारा। मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास, अभी हम ग्रामीण विकास खत्म कर लेंगे तो हमारी ये सेकंड टॉपिक खत्म हो जाएगा, 2 टॉपिक खत्म। तीसरा टॉपिक भी हम ये नीचे वाला पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो हमारे सिर्फ फिर 2 टॉपिक बचेंगे, तो इनको भी हम 4 से 5 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण विकास में स्थिति, मध्य प्रदेश की ग्रामीण विकास में स्थिति, हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि डायरेक्टली कहाँ से है भैया? याद रखना है कहाँ से है? डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। अब देखोगे भैया ग्रामीण विकास की स्थिति मध्य प्रदेश में। अब याद रखना है कि जो ग्रामीण विकास है हमारा, क्या है? ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास कुछ 3 से 4 चीज़ों में, अगर 4 चीज़ें आप अच्छी कर देते हो तो वो 4 चीज़ों के कारण आपका ग्रामीण विकास हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें? आप देखोगे भैया, पहला बुनियादी ढांचे, मतलब आप जैसे रोड बना दो, बिल्डिंग बना दो, पहली चीज़। आजीविका संवर्धन, भैया रोजगार दे दो, दूसरी चीज़। सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब सामाजिक से मतलब जैसे महिलाएं हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो। सुशासन, जैसे पंचायती राज। ये 4 चीज़ें अगर आपसे पूछना चाहे कि भैया ग्रामीण विकास में मध्य प्रदेश में किस किस चीज़ को आप कर दोगे तो ग्रामीण विकास हो जाएगा, तो पहला बुनियादी ढांचा, दूसरा आजीविका संवर्धन, तीसरा सामाजिक सशक्तिकरण और चौथा सुशासन। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखोगे भैया कि मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे से विकास के लिए हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम किया है। पहला है बुनियादी ढांचा। तो भैया हमने क्या किया है? पहले तो हमने पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चला दी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इससे हम क्या करेंगे? जो 500 से अधिक, याद रखना, 500 से अधिक जनसंख्या वाले जो सामान्य विकास खंड हैं उनमें, और 250 से जनसंख्या अधिक वाले जनजाति विकास खंडों में हम सड़कों से उनको जोड़ेंगे, शहरों से जोड़ेंगे उनको सड़कों के द्वारा। तो ये क्या करती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब स्टार्ट हुई है? 25 दिसंबर 2000, 25/12/2000 को ये स्टार्ट हुई। तो आपको याद रखना है कि भैया 2000 रुपया लेंगे और ग्राम की सड़क बनाएंगे। कितने? 2000 रुपया लेंगे और ग्राम की सड़क बनाएंगे। कब? दिसंबर में। कब? दिसंबर में। तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी 2000 रुपया देंगे,
कब देंगे? दिसंबर में देंगे, जिससे हम क्या करेंगे? गाँव की सड़कें बनाएंगे। तो ये हमको ट्रिक बना दी। लक्ष्य क्या है भैया इसका? 1186 किलोमीटर हम इस बार निर्माण करेंगे, ये लक्ष्य है। पूर्ण कितना हो गया भैया? 261 किलोमीटर। 261 किलोमीटर। कुल 3 चरण हुए। कुल 3 चरणों में ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, डन। तो इतना हमें याद रखना है, कब स्टार्ट हुई और इसका उद्देश्य क्या है, हमें ज़रूर याद रखना है। दूसरी आप देखोगे भैया, दूसरी आप देखोगे मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, उद्देश्य सेम है, 500 से अधिक, 250 से अधिक, वही चीज़ है, सेम है। कब स्टार्ट हुई है? 2010 में, 2010-11 में ये स्टार्ट हुई। बाकी वही है, 500 से कम सामान्य विकासखंड, 250 से कम जनजातीय विकासखंड को हम शहरों से जोड़ेंगे। ठीक है। स्वीकृति कितनी है भैया? 20,098 किलोमीटर की स्वीकृति मिली है। 20,098 किलोमीटर की स्वीकृति मिली है, जिसमें 8718 सड़कें हैं। ठीक है। पूर्ण कितनी हो गई हैं? 19,456 किलोमीटर। लगभग आप देखोगे यहाँ पे 90% से ऊपर कंप्लीट हो चुकी हैं। 8452 सड़कें कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। स्वीकृति 20,098, 8718 सड़कें हैं। पूर्ण 19,456 किलोमीटर पूर्ण हो गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई? 2010-11 में। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रभावित देखने को मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है, इसका उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य है कि जो बेघर परिवार हैं और जिनके घर जर्जर हैं, उनको हम नया पक्का मकान देंगे। ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिलेगा। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन इस बार किया गया है। 4,000 करोड़ का बजट आवंटन। कब स्टार्ट हुई है? 1/4/2016, 1 अप्रैल 2016 को ये स्टार्ट हुई। आवास योजना, आवास योजना। ठीक है। वित्तीय अवधि आप देखोगे तो भैया 2025-26 पहले इसकी थी कि भैया हम 2025-26 तक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी बढ़ा के इसको 2028-29 कर दिया गया है कि हम 2028-29 तक इस योजना को चलाएंगे। 2023-24 में एमपी में 2.59 लाख मकान निर्मित किए गए हैं। 2024-25 में 39,341 मकान, जो कि मार्च 2025 तक का डाटा है। ठीक है। 2023-24 में कितने? 2.5 लाख। 2024-25 में 39,000 लगभग मकान देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई। जो बेघर व्यक्ति हैं, हाँ, इसका क्या है कि इंदिरा आवास योजना जो पहले हुआ करती थी, उसका पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। ठीक है। अब आप देखोगे भैया PM जनमन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आप इसको ज़रूर याद ही रखना। ठीक है। PM जनमन, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन योजना MP के 24 जिलों में लागू किया गया है। MP के 24 जिलों में कब लागू हुई? शुभारंभ कब हुआ भैया? 15 नवंबर 2023 को। कब हुई? 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है भैया? PVTG का विकास। जो हमारे यहाँ बैगा भारिया और शहरिया हैं, उनका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। क्या करेगा भैया? बैगा भारिया और शहरिया को इनके लिए मकान उपलब्ध करवाएगा। 1,74,207 मकानों का लक्ष्य रखा गया है। 9 मंत्रालयों के माध्यम से, और 11 घटक इसमें शामिल हैं। 9 मंत्रालय ये काम करेंगे और 11 घटक इसमें सम्मिलित हैं। देश का पहला मकान कहाँ बना है? शिवपुरी में। तो इसमें डबल स्टार लगा लो कि PM जनमन के तहत पहला मकान कहाँ बना? शिवपुरी में। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे भैया स्वच्छ भारत मिशन। क्या देखोगे? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब स्टार्ट हुई है? 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पे 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। सरकारी और सामुदायिक प्रयासों से सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना, मतलब सीधी सीधी बात का उद्देश्य कि भैया हम पूरी तरह से स्वच्छता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस योजना या इस मिशन को चला रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? 2019 तक, मतलब जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, हम पूरी तरह से ODF खुले शौचालय मुक्त बना देंगे देश को 2019 तक। अब तो 2019 निकल गया, 2019 निकल गया। तो इसका उद्देश्य था पहले। MP में कब स्टार्ट हुआ भैया? MP को 2 अक्टूबर 2018 को खोले, मतलब ODF घोषित कर दिया। ODF घोषित कर दिया मतलब खुले शौच मुक्त, वो ये घोषित कर दिया। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि MP को कब घोषित कर दिया? 2 अक्टूबर 2018 को। दूसरा चरण भैया 2020 में, अप्रैल 2020 में चला, 2024-25 तक जारी रहा। अभी इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं? उपलब्धियाँ थोड़ा सा देख लो। मेंस वाले, खासकर मेंस वाले इसकी उपलब्धियाँ जरूर देख लो, क्योंकि आपसे अगर डायरेक्टली पूछेगा कि स्वच्छ भारत मिशन, तो आपको यही सब डेटा लिख के आना है। तो ODF स्थिरता के लिए 47,786 व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए। 47,786 व्यक्तिगत शौचालय। 17,185 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हुए। 50,505 गाँवों को ODF प्लस घोषित किया। गोवर्धन परियोजना के तहत 126 बायोमास संयंत्र निर्माण किए जाएंगे, जिसमें से 115 अभी चालू हो चुके हैं। ठीक है। तो ये मेंस वाले जरूर ये डेटा देख लो भैया, मेंस वालों को लिखने के लिए अच्छा है। ठीक है।
नेक्स्ट आप देखोगे इसमें और कुछ काम किए जा रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जो कि माननीय सीएम द्वारा मध्य प्रदेश में चलाया गया। स्वच्छता में योगदान देने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित करना, किसको? सफाई मित्रों को सम्मानित करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। डायरिया रोकथाम अभियान चलाया गया 52 जिलों में। क्यों चलाया गया? जागरूकता फैलाने के लिए। क्यों चलाया गया? जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए। स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक पहल, लगभग 15,000 ग्राम पंचायतों ने कचरा जो होता है प्लास्टिक का उसको इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा किया और स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक पहल को शुभारंभ किया। ठीक है, स्वच्छता परिवर्तन इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, CTUs स्थापित। मेरा शौचालय मेरा सम्मान अभियान चलाया गया, जो कि उद्देश्य जिसका क्या है? शौचालय की उपयोगिता को बढ़ाना। तो ये आप बढ़िया डेटा मेंस वाले बहुत अच्छा लिख सकते हैं इसमें। अगर स्वच्छता अभियान पूछता है आपसे तो बेहतरीन आप इसको डेटा को आप डाल के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो मिशन स्वाभिमान के तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा की गरिमा के लिए विशेष कार्यक्रम अशोकनगर में आयोजित किया गया। मिशन स्वाभिमान के तहत सफाई कर्मियों के लिए कहाँ आयोजित किया गया? अशोकनगर में। वॉश ऑन व्हीकल में क्या है कि भैया स्कूटी होती है, स्कूटी के माध्यम से हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। 2 पहिया स्कूटी का यूज किया गया वॉश ऑन व्हीकल पहल में। ठीक है, आप नेक्स्ट आप देखोगे ये बुनियादी ढांचा वाला टॉपिक अपना हो गया पहला। दूसरा आप देखोगे भैया बुनियादी ढांचे के अलावा आप देखोगे तो आजीविका संवर्धन। मैंने बताया कि भैया दूसरा क्या है? आजीविका संवर्धन। दूसरा क्या है? आजीविका संवर्धन। तो आजीविका संवर्धन में आप पहला देखोगे कि MP राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। कौन सा? MP राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। अगर आपसे मेंस में भी पूछता है ये, तो मेंस में आपको पहला उद्देश्य बताना है। मेंस में पहले आप बताओगे उद्देश्य, दूसरा बताओगे भैया इसमें क्या लक्ष्य वगैरह हैं, और तीसरा बताओगे लाभ क्या है। तो आपका 7 मार्क्स का आंसर आप आराम से इसको बता ले जाओगे। ठीक है, आजीविका मिशन के लाभ क्या है भैया बता दोगे कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा लाभ में अपने आप बता सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाओं को सरकारी योजनाओं में जोड़ना, महिलाओं को सरकारी योजनाओं में जोड़ना। SHG मतलब स्व सहायता समूह का गठन करना। 2024 तक 5 लाख ऐसे मतलब स्व सहायता समूह गठित हो चुके हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत? नमो ड्रोन दीदी के तहत। और बाकी इसके अलावा आप लाभ बता दोगे बढ़िया इसके, तो आपका एक 7 नंबर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रामीण आजीविका मिशन समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे सामाजिक सशक्तिकरण। तीसरा पॉइंट क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण। आप यहाँ पे देखोगे तो सामाजिक सशक्तिकरण में जब हम बोलते हैं ना कि मनरेगा जिसको हम मनरेक्स बोलते हैं अब। ठीक है, तो मनरेगा योजना इसमें मुख्यतः है सामाजिक सशक्तिकरण में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब स्टार्ट हुई? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को ये स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य ये है इसका कि भैया 100 दिनों का रोजगार। याद रखना, उद्देश्य इसका ये है कि हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति कुशल है, मतलब समझ रहे हो, जो कुशल है और उस काम को करना चाहता है तो हम उसको 100 दिनों का रोजगार देने की कोशिश करेंगे। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है। 2024-25 में श्रम बजट 20 करोड़ मानव दिवस था, 20 करोड़ 2024-25 में, जिसमें से 11.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। ये हमें याद रखना है। SC को 12.55, ST को 32.03 और वुमेन्स को 42.86% रोजगार उपलब्ध, हमने रोजगार उपलब्ध 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया है इसके तहत। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा डेटा याद रखना है। नेक्स्ट आप देखते हो PM पोषण शक्ति निर्माण योजना। 1 से 8 कक्षा के बच्चों को पोषण में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम सुशासन, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, सुशासन। सुशासन के तहत आप देखोगे तो पंचायती राज इसमें आपको देखने को मिलेगा। पंचायती राज के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। ठीक है, तो ग्राम स्वराज योजना पंचायती राज के तहत चलाई गई। कब चलाई गई भैया? 2018-19 तक। कब तक प्रभावी रहेगी? 2026 तक इसका केंद्र और स्टेट का बजट कितना है? 40 और 60 में इसका योगदान करेंगे ये। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, कार्यक्षमता में उसको बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप सबकी योजना सबका विकास, जो कि इसके सुशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, सुशासन के लिए सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान के तहत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, पेशा क्षेत्रों में जो पेशा एक्ट जहाँ लागू है, पेशा एक्ट कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ। उन क्षेत्रों में उधार देने की प्रथाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है सुशासन के तहत।
ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरह से ग्रामीण विकास, और इसके अलावा हमने रैंक्स पढ़ी हैं, कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। इस क्लास में हमने ये पूरे टॉपिक समाप्त कर दिए। ठीक है, अब हम देखें, अगर सिलेबस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देखेंगे अगर, तो पहला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया तो इसको हम कट कर दें। दूसरा टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया तो इसको हम कंप्लीट कर दें। ये दो टॉपिक तो हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। लास्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे दो नीचे वाला ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे सिर्फ बचे हैं कि औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे संरचना का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। तो इसको हम 4 क्लास में, मैक्स टू मैक्स 4-5 क्लास में इसको हम दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे 6 लेक्चर हो गए, 4-5 में इसको कंप्लीट करें, 10 से 11 लेक्चर में इसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।